नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं फूड टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड के दौरान हमने स्कूलों को वर्चुअली शिक्षा से जोड़ा। हमने यूपी के जर्जर स्कूलों के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड के दौरान हमने स्कूलों को वर्चुअल शिक्षा से जोड़ा है। अब तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए यह बहुत ही मददगार है और इसी तरह सभी राजकीय विद्यालयों में समर कैंप का नया प्रयास है और यह एक नवाचार है। जहां कल दिल्ली में मुख्यमंत्री की बैठक हुई और उसमें उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी। वहीं पर उसमें बता दें कि हमने उत्तर प्रदेश के जर्जर स्कूलों के पुनरुद्धार के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया और इससे लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव आया है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पार्ट को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो भाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी। खबर कन्नौज से है, जहां ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर के पहिए निकले हैं और इस दौरान ट्रैक्टर में सवार लगभग 25 लोग सड़क पर गिरे हैं, जिनमें से एक युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं घायल की हालत चिंताजनक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग गंगा जी में दिया जलाने के लिए जा रहे थे। यही सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंडी के पास NH 34 पर यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे पत्थर चले हैं, वो फायरिंग हुई है। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों में दौरान दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। वहीं संघर्ष के दौरान खुलेआम तमंचे लहराते हुए युवक का वीडियो भी वायरल हो रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं थाना मीरपुर क्षेत्र के बुम्मा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। खबर आपको बता दें, जहां पर सोनभद्र से है, जहां पर 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें रॉबर्ट्सगंज रामगढ़ में पुड़िया बनाकर ये बेचते थे। जहां पर दोनों के पास से 2000 की नकदी, 3 मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं गिरावल के कर्री बाबर मोड़ के पास पुलिस ने गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां घेरावाल थाना क्षेत्र के कर्राभरा मोड़ से पुलिस ने 50 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के पास से 2000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी लखनऊ से हेरोइन लाकर रॉबर्ट्सगंज और रामगढ़ इलाके में पुड़िया बनाकर उसे बेचते थे, जहां पुलिस को लंबे समय से इन तस्करों की तलाश थी। जहां मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। यह सफलता मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली है, जहां पकड़े गए तस्करों से विस्तृत पूछताछ जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गए हैं। और इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां कौशाम्बी जिले में 50,000 रुपए के नामी बदमाश शिव बाबू मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है और एसटीएफ ने उसे सैनी बस स्टैंड से दबोचा है, जहां आरोपी पर एक किशोर के अपहरण का मामला है, जहां पर उसके परिजनों से फिरौती मांगने का गंभीर आरोप है। वहीं काफी समय से फरार चल रहे शिव बाबू की तलाश में पुलिस को सफलता तब मिली है जब मुखबिर से सूचना मिली और एसटीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में खौरीघाट थाना क्षेत्र के चमारनपुरवा टेपरा गांव के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक पर भारी मात्रा में कपड़े लदे हुए थे, जो देखते ही देखते आग का गोला बन गई। घटना इतनी अचानक हुई कि बाइक सवार को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, जिससे कपड़े ने तेजी से आग पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। जब मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरीके से जल चुकी थी। गनीमत रही कि बाइक सवार को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और ये घटना सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर एक गंभीर सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का 20 क्विंटल गांजा बरामद किया है। तस्कर असम से गांजा लाकर लखनऊ ले जा रहा था, जहां हैरान करने वाली बात यह रही कि उसने गांजे को आर्मी के फर्जी बॉक्सों और घरेलू सामान में छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो। वहीं तस्कर की पहचान सुल्तानपुर निवासी के रूप में हुई है, जिसे ख्वाजा जहांपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी पुलिस के सतर्कता और कड़ी चेकिंग का नतीजा है, जहां कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं पुलिस अब तस्कर के नेटवर्क की जांच में जुट गई है और उससे पूछताछ जारी है। मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। के बांदा में अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां जनपद के अतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गांधी नगर में एक ही 24 से 25 वर्ष के युवक ने महिलाओं की तरह श्रृंगार कर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां घटना की जानकारी पुलिस को तब हुई जब बंद कमरे से स्मेल आ रही थी और मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो घटना आश्चर्यचकित कर देने वाली सामने आई, जहां एक युवक महिलाओं की तरह श्रृंगार करके फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नजर आया। युवक के शव को बुरी तरीके से बदबू आ रही थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 दिन पहले युवक ने फांसी लगाई होगी। वहीं घटना के मिस्ट्री पर पुलिस जांच पड़ताल में गहनता के साथ जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं युवक किस मनोदशा से पीड़ित होकर आत्महत्या की है, पुलिस घटना की बारीकियों पर पड़ताल कर रही है। यह घटना बांदा के अतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा गांधीनगर की बताई जा रही है। 25/5/2025 को डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना अतरा क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला गांधीनगर में एक बंद कमरे से डेड बॉडी की स्मेल आ रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुंची
वह ताला तोड़कर अंदर देखा गया तो पाया गया कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो कि स्त्री की तरह श्रृंगार किए हुए साड़ी व मंगलसूत्र पहने हुए फांसी के फंदे से लटका हुआ है। तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम मैदान 25/5/2025 को और अब खबर नोएडा से है, जहां जेपी गुलशन महागुन बिल्डर पर ईडी की रेड हुई है, जहां लंदन से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सीज की गई है। वह सिंगापुर और थाईलैंड से जुड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तार। दरअसल खबर आपको बता दें, नोएडा से है, जहां जेपी गुलशन महागुन बिल्डर पर ईडी ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लंदन से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क सीज की गई है। वहीं दिल्ली यूपी में कंपनियों पर दर्ज एफआईआर का ईडी ने संज्ञान लिया है और निवेशकों से लिया गया पैसा विदेशों में भेजने के सुराग मिले हैं। वहीं इस दौरान आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर और थाईलैंड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तार हैं, जहां पर बायर्स का 12,000 करोड़ डकार गए थे बिल्डर। या बायर्स का पैसा विदेशों में दूसरे कामों में लगाया गया है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल हुआ है और युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है और युवक को गंभीर हालत को देखते हुए हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। दरअसल युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ है और युवक को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यह पूरी घटना थाना धामपुर क्षेत्र के तहसील रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। और अब खबर बरेली से है, जहां प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की है और शिक्षकों को टैबलेट, छात्रा को स्कूटी देकर सम्मानित किया है। कंपोजिट स्कूल की शिक्षकों को उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया है। खबर बरेली से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को टैबलेट और छात्राओं को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया है और इसी के साथ कंपोजिट स्कूली शिक्षकों को एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बेसिक शिक्षा में जो नवाचार किए गए हैं, ये आईडी छप रही है, बेसिक शिक्षा का जो कायाकल्प करने का योजना उन्होंने बनाई है, जिस प्रकार से कंपोजिट विद्यालय बनाकर और बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से, विज्ञान लैब के माध्यम से, खगोल विज्ञान लैब के माध्यम से, कंप्यूटर लैब के माध्यम से तमाम। खबर मेरठ से है, जहां बुर्का पहने महिला से सरेआम छेड़छाड़ की गई है, जहां शोधे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस ने शोधे की तलाश में जुटी हुई है और ये पूरा मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर आपको बता दें, जहां पे मेरठ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पे बुर्का पहने महिला से सरेआम छेड़छाड़ की गई है। वहीं शोधे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस शोधे की तलाश में जुटी हुई है। यह पूरा मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एसबीआई एटीएम में आग लगी है, जहां स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं कुसाया थाना क्षेत्र के टेकू आटार का ये मामला बताया जा रहा है। खबर आपको दिखाई जा रही है कुशीनगर से, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एसबीआई एटीएम में आग लगी है, जहां स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में जुटे हुए हैं और ये पूरा मामला कसिया थाना क्षेत्र के टेकू आटार का बताया जा रहा है।
खबर वाराणसी से है, जहां अराजक तत्वों ने खड़ी कार में आग लगाई है, जहां आगजनी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की, जहां बोलीपुर थाना क्षेत्र के ताराधाम कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। खबर वाराणसी से आपको दिखाई जा रही है, जहां अराजक तत्वों ने खड़ी कार में आग लगाई है, जहां आगजनी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने टीम ने शुरू की है जांच, और ये पूरा मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के ताराधाम कॉलोनी का बताया जा रहा है। और अब अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं सपा कांग्रेस एआईएम के कार्यकर्ता, जहां धक्का मुक्की में पूर्व सपा एमएलए वीरेश यादव गिरे हैं, जहां धक्का लगने से जमीन पर गिरे पड़े, जहां पे पूर्व विधायक, वहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वीरेश को धक्का लगा है, जहां वीरेश यादव के समर्थकों और पुलिस ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया है। खबर अलीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एसएसपी कार्यालय पर सपा कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां धक्का मुक्की में पूर्व सपा एमएलए वीरेश यादव गिरे हैं। बताया जा रहा है कि धक्का लगने से जमीन पर गिरे हैं पूर्व विधायक, जहां पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वीरेश को धक्का लगा था, जिसके बाद समर्थकों और पुलिस ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया है। भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और मानवीय मूल्यों के लिए विश्व भर में सम्मानित है, जहां दया और सेवा के सर्वोच्च माना जाता है। दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर नैतिकता और कानूनों की अनदेखी करता है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। विश्व व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है, जहां यात्रा के दौरान अनेक जोखिम और आपदाएं आती हैं। हाल ही में भारत के समुद्र तट के पास एक कंटेनर से भरे मालवाहक जहाज के डूबने की स्थिति उत्पन्न हुई है। तुरंत भारत ने नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से एक प्रभावशाली बचाव अभियान चलाया, जहां जहाज पर सवार सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकालने में आधुनिक तकनीक और कुशल संसाधनों का उपयोग किया गया। यह घटना भारत की मानवता और संकट प्रबंधन कौशल की मिसाल है, और इस घटना ने दिखा दिया है कि संकट के समय भारत अपनी पारंपरिक मानवीय मूल्यों को कैसे कायम रखता है। तो भारत की तरफ से बचाव के लिए क्या किया गया, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केरल में समुद्र तट के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ तट से लगभग 38 समुद्री मील दूर लाइबेरियाई मालवाहक जहाज अचानक से झुक गया। इससे जहाज पर लोड किए गए कई कंटेनर समुद्र में गिर गए और इस घटना के बाद पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। हालांकि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जहाज में सवार सभी 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से 21 को भारतीय तटरक्षक बल जबकि 3 को INS सुजाता द्वारा बचाया गया है। रविवार को एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहाज में चालक दल के 3 सदस्यों को INS सुजाता की मदद से बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ और कंटेनर पानी में गिर गए हैं तथा जहाज और अधिक पानी में डूब चुका है। इस घटना से पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा जहाज को खींचने के उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जहाज की मालिकाना कंपनी का एक और जहाज सहायता के लिए इलाके में पहुंच चुका है। वहीं रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बात का आकलन किया जा रहा है कि क्या जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसके लिए सोच विचार जारी है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कंटेनर या तेल के रिसाव को न छुएं।
जो समुद्र के किनारे आ सकता है। KSDMA ने लोगों से यह भी कहा कि यदि वे किनारे पर कंटेनर या तेल देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बता दें कि MSSC ELSA 3 जहाज विजिकम बंदरगाह से कोची के लिए रवाना हुआ था। शनिवार को जहाज की मालिकाना कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया था कि उसका जहाज 26 डिग्री तक झुक गया है। उन्होंने तत्काल सहायता की मांग की थी और इस जहाज पर 24 सदस्यीय चालक दल में से एक रूसी कप्तान, 20 फिलिपीनी, 2 यूक्रेनी और एक जॉर्जियाई के नागरिक शामिल हैं। तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि जहाज में मरीन गैस ऑयल और अति निम्न सल्फर ईंधन तेल था। इस पूरी घटना से स्पष्ट हो गया है कि भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा करता है, बल्कि संकट के समय मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए हर संभव सहायता प्रदान करता है। भारत की यह भूमिका पड़ोसी देशों के विपरीत एक मिसाल है जो नैतिकता, मानवता और कानून का सम्मान करता है। इस बचाव अभियान में भारत की परंपरागत सेवा भावना और आधुनिक तकनीकी कौशल का एक सुंदर संगम प्रस्तुत किया है। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हैरान करने वाले हैं। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और उसे बांग्लादेश में राजद्रोही पार्टी का तमाम तगमा दे दिया गया, जहां पर यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि इतिहास के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। वहीं कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं और कट्टरपंथी समूह फिर से एक्टिव हो रहा है। और ये वही समुद्र है जहां 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की गई थी। वहीं बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, अस्तित्व में बांग्लादेश न आए इसके लिए कोशिश की थी और आज यूनुस चुपचाप से सब होने दे रहे हैं। फिर भारत से लड़ाई, जबकि भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और हमने उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए। बदले में क्या मिल रहा है? बांग्लादेश का बगावती चेहरा चीन और अमेरिका को बांग्लादेश में आने की इजाज़त दी जा रही है। वह चुनाव कराने के फैसले पर खामोश है और इन सभी फैसलों से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेना नाराज नजर आ रही है। तो क्या इसलिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार संकट में फंसी कि उन्हें इस्तीफे के बारे में सोचना पड़ा? जो जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। They shook the whole country. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अचानक एक संकट भरे मोड़ पर पहुंच गई है। प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने के बारे में विचार करने से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद इस सरकार के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है। फिलहाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर है कि आखिरकार प्रोफेसर यूनुस अचानक इस्तीफा देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं और सभी सक्रिय राजनीतिक दलों के समर्थन से बनी ये सरकार ऐसे संकट में कैसे फंस गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में चुनाव रखाइन के लिए एक मानवीय कॉरिडोर के साथ ही मॉब वायलेंस जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इनसे जुड़ी खबरें मीडिया में भी आई हैं और इन सब के बीच अंतरिम सरकार और अमेरिका के पपेट मोहम्मद यूनुस ने सरकार के दूसरे सलाहकारों के साथ बैठक में ये बताया कि वो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। यह बैठक पहले से तय नहीं थी। उन्होंने बैठक में इस बात पर नाराजगी और हताशा जताई कि बाकी दलों के असहयोग और बाधाएं पैदा करने की वजह से उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम, जिसने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम के हवाले से ही मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरें मीडिया तक पहुंची।
अब राजनीतिक दल इस स्थिति का अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। बीएनपी का कहना है कि मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबरें एक तय चुनावी रोड मैप और 3 सलाहकारों के इस्तीफे से जुड़ी उसकी मांगों से ध्यान हटाने के लिए लाई गई हैं। बीएनपी समेत कई दलों के नेताओं का कहना है कि जब सरकार की कमजोरी की वजह से स्थिति संभालने में उसकी विफलता पर सवाल उठता है तो वो इस्तीफे को बाकी राजनीतिक दलों के सामने धमकी या चेतावनी के तौर पर रखते हैं। बीएनपी अक्सर सरकार के खिलाफ एनसीपी के प्रति समर्थन के आरोप लगाती रही है। अब एक बार फिर उसने यह मुद्दा उठाया है। वहीं दूसरी ओर देश में सड़कों पर जुटने वाली भीड़ की अनुशासनहीनता के सवाल पर भी काफी चर्चा हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ मामलों में भीड़ के जरिए अराजकता पैदा कर राजनीतिक समेत दूसरी मांगों पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में सरकार की कमजोरी उजागर हुई है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की नाकामी के आरोप के साथ राजनीतिक दलों के असहयोग के सवाल भी बहस होती रही है। फिर सेना से उनकी लड़ाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि सेना और ये मिलकर काम करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की वो सेना जो राजनीति की परछाई रही है, यूनुस उससे भी लड़ रहे हैं और अब सेना खुलकर विरोध में आ गई है और इसी वजह से बांग्लादेश में सत्ता और संघर्ष की लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि इनका भी मकसद हो गया है कि कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। क्योंकि 2011 में जब वहां सेक्युलर देश की घोषणा हुई थी तो लोगों को लगा कि ये बांग्लादेश में बदलाव की शुरुआत है, लेकिन यूनुस का ये कहना कि जब 90% आबादी एक विशेष समुदाय से आता है तो देश को सेक्युलर होने की क्या जरूरत है, और जब ऐसा कहा तो ऐसा लगा कि 1971 में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी तो ये उनकी हत्या है, उनकी उम्मीदों की हत्या है। वहीं जिस अमेरिका की वजह से शेख हसीना को अपने पद छोड़ना पड़ा था, आज वो दोबारा बांग्लादेश में प्रवेश कर रहा है। इसलिए तो शेख हसीना का कहना है कि यूनुस ने देश को बेच दिया है। इसलिए शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनुस खामोश हैं। भारत के दुश्मनी कर यूनुस ने बांग्लादेश को धोखा दिया, जो देश लगातार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। भारत के साथ मिलकर कई विकास कार्यों को अंजाम दे रहा था। वो अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ता जा रहा है और जनता को महंगाई भेंट की जा रही है। इसलिए लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दल और सेना यूनुस से सवाल कर रही है, इसलिए मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कोई उन्हें काम नहीं करने दे रहा। लेकिन सच तो यह है कि जिस काम के लिए उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया था, वे उससे उलटकर हर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के सुधार के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन अब खुद कुर्सी से चिपक गए हैं। शुरू में बड़े बड़े वादे किए, पर अब ना तो सुधार दिख रहा है और ना ही कोई दिशा। कुर्सी का मोह इस कदर बढ़ गया है कि अब वो इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जनता की उम्मीदों को तोड़कर सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। क्या यही था बदलाव का वादा? तो क्या इसीलिए इस्तीफे की बात कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।